बहू को जो मिला वह सब मेरा, बेटी का तो हम कुछ नहीं रखते। रिया की शादी में उसके माता पिता ने बड़े हौसले के साथ बेटी के अरमान पूरे किए। आखिर सबसे छोटी और लाडली बिटिया थी घर की। हजारों अरमानों के साथ रिया पहुंच गई अपने पिया यानी नकुल के घर। ससुराल पहुंचकर सबने दिल खाक से नई बहू का स्वागत किया। ससुर जी यानी प्रभाकर जी भी बहुत प्रसन्न थे। उनके मन में भी बेटे के बहू के लिए बड़ा हौसला था। खूब सारे उपहार और मुंह दिखाई में सोने और चांदी के जेवर पाकर रिया की खुशी का ठिकाना ना रहा। उसने मन ही मन सोचा कि कितनी खुशकिस्मत है वो, और उसकी सोच पर मुहर लग दी। खुद उसकी सास कंचन जी ने जब रिया के भाई भाभी उनके शादी के 3 दिन बाद मिलने आए तो अपने खानदान की विभूति का गुणगान करते हुए खुद कंचन जी रिया के भाई से बोली, बहुत भाग्यशाली है तुम हमारी बहन। हमारे सारे रिश्तेदारों ने एक से एक सुंदर उपहार दिए हैं। इनको भाई भी सुनकर खुशी से फूला ना समाया कि उसकी बहन अच्छे और संपन्न परिवार में पहुंच गई। कुछ दिन के बाद रिया को एक पार्टी में जाना था तो उसने अपनी सासू माँ से कहा, मम्मी जी मुझे तो पेंडल सेट दे दीजिए जो बड़े मामी जी ने दिया था, वो मुझे बहुत प्यारा लगा था। इतना सुनते ही कंचन जी भड़क उठी और बोली, ऐसा है रिया, मुंह दिखाई में तुमको जो कुछ भी मिला वो मेरे व्यवहार से मिला, इसीलिए वो सब मेरा है और मुझे वापस भी तो करना है। उसमें से तुमको कुछ नहीं दूंगी तो बेहतर होगा कि उन चीज़ों को तुम अपना मत समझो। रिया आंखों में आंसू भरकर वहां से चली गई और मन में सोचने लगी कि ये बात पहले ही कह दी होती तो मैं मन में आस ही नहीं क्यों लगाती। तब तो सबके सामने कह दिया कि बहुत भाग्यशाली है और सब इसी का है। रात में नकुल ने से रिया से सारी बात कही तो नकुल ने उनको समझाते हुए कहा, तुम अपनी ख्वाहिशें मुझसे कहो, मैं पूरी करूँगा। और रही बात मुंह दिखाने में से मिली जेवरों की, तो तुम अपने को सच में ही भाग्यशाली मानो कि तुम किसी की ऋणी नहीं हो। अगर तुमको नहीं मिला तो तुमको लौटाना भी तो नहीं पड़ेगा। देन लेन में का झंझट ही खत्म। पति का समझदारी पूर्ण बातें सुनकर रिया को बहुत संतोष मिला और वो शांत हो गई। समय बीतता गया। रिया एक प्यारे से बेटे की माँ बनी और उसके लालन पालन में व्यस्त हो गई। लगभग 4 साल बाद रिया की ननद अंशु की शादी पक्की हो गई और जोर शोर से तैयारी शुरू हो गई। रिया भी बहुत खुश थी और घर की जिम्मेदारी के साथ अपनी साज सज्जा की भी तैयारी करती जा रही थी। नई साड़ियाँ, नई लहंगा, नई चूड़ियाँ वगैरह वगैरह सब कुछ लेने देने की सोच रखा था उसने। अंशु की सारी खरीदारी कराने के बाद रिया ने अपनी तैयारी शुरू कर दी। बस उसको अपनी सासू माँ की एक बात बहुत अजीब लगी कि जब अंशु के लिए कपड़े और बाकी शादी की रस्मों का सामान लाना था तो रिया को अपने साथ ले जाती थी, पर जब जेवर खरीदना होता तो रिया को दूसरे कामों में लगाकर घर पर रोक देती थी। पर घर में जब मांगलिक कार्य हो तो इस नकारात्मक बातों को दरकिनार कर देना चाहिए। ऐसा सोचकर रिया फिर से शादी की तैयारी में जुट गई। आखिरकार शादी का दिन भी आ गया और ईश्वर की कृपा से सब कुछ अच्छे से संपन्न हो गया। अब अगली सुबह कलेवा के समय सारे रिश्तेदार इकट्ठे हुए और दामाद जी को तिलक लगाते हुए उपहार देने लगे। रिया ने भी अपने नंदोई को एक सुंदर सी अंगूठी पहनाई। कुछ ही देर में विदाई की रस्म शुरू हो गई और अंशु अपने नए घर पहुंच गई। ननद की विदाई के बाद रिया मेहमानों की विदाई की तैयारी में लग गई। अगले दिन जब सभी मेहमान चले गए, रात में खाने की मेज पे सभी बैठे थे, तभी कंचन जी बोली, रिया चौथी की रस्म के लिए अंशु आएगी तो उसके लिए भी तैयारी करनी होगी, क्योंकि वो उसी दिन लौट जाएगी। अगले दिन उन दोनों को घूमने जाना है। रिया बोली,
ठीक है मम्मी जी, जो भी करना हो आप मुझे बता दीजिए, मैं सब तैयारी कर लूँगी। तभी कंचन जी बोली, उसकी कुछ साड़ियाँ यहाँ छूट गई थी, वो पैक कर देना, और बाकी उसको जो भी सोने चांदी के उपहार मिले थे उनमें से कुछ चीज़ें मैं इस बार और कुछ चीज़ें अगली बार दे दूँगी, तो उसका सब सामान उसके पास पहुँच जाएगा। ये सुनते ही रिया ने नकुल की तरफ देखा और अपने को संचत करते हुए बोली, पर मम्मी जी, अंशु को भी जो कुछ मिला वो आप ही के व्यवहार से मिला, तो सब कुछ आपका हुआ ना, आखिर आपको लौटाना भी तो है। दामाद जी को भी उतने उपहार मिले जो आपके ही व्यवहार से मिले। जब बहू से वापस ले लिए तो कायदे से दामाद से मांग लेना चाहिए। जब बेटी बेटे में फर्क नहीं तो बेटे की पत्नी और बेटी के पति में इतना फर्क क्यों? फिर तो अंशु और उसके पति को यहाँ के रिश्तेदारों से मिले हुए हर उपहार का आपका ही अधिकार है। जैसे मुझे कुछ नहीं दिया उसने भी ले लिए और उसका बोझ कम हो जाएगा। रिया बोल ही रही थी कि कंचन जी बोली, तुम्हारा दिमाग तो नहीं फिर गया जो ये बकवास कर रही हो? आखिर लड़कियों का कोई रख लेना है क्या? जो उसके नाम से आया हो तो उसका हुआ ना। प्रभाकर जी भी बोले, रिया बेटा कैसी बातें कर रही हो? तुम जो चीज़ जिसके लिए आती है वो उसको ही मिलेगी ना। रिया अपने ससुर से विनम्रता पूर्वक बोली, जी पापा जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और मेरा यकीन करिए जो बातें आज मैं कह रही हूँ वो अपने मन से नहीं कह रही, बल्कि आज से 5 साल पहले मम्मी जी ने खुद मुझसे यही बातें कही थी। प्रभाकर जी प्रश्नवाचक निगाहों से कंचन जी को देखने लगे। तभी रिया बोली, पापा जी, मैंने मम्मी से मामा जी की दिया हुआ पेंडेंट सेट मांगा था तो मुझे नाराज हो गई थी और मुझसे कहा कि शादी में मिले हुए उपहार पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, वो सब मेरा है। मुझे भी यही लगा था कि अब मैं भी इस परिवार का हिस्सा हूँ, जो मेरे नाम से आया उसमें थोड़ा सा हक मेरा भी। पर मम्मी जी ने उस स्पष्ट जवाब ने मुझे दुखी कर दिया। तभी आज अंशु के लिए मम्मी जी के बदले दृष्टिकोण को लेकर मन के सवाल उठने लगे। कहकर रिया अपने कमरे में चली गई और प्रभाकर जी अपनी पत्नी से बोले, श्रीमती जी, अब ये ध्यान रखना कि आपकी बेटी की भी किसी घर की बहू है, जो दूसरे की बेटी तो तुम दोगी, वहीं पर देर सवेर तुम्हारी बेटी के पास लौटकर आएगा। जो रिश्ते दिल से निभाने चाहिए, अगर वहाँ दिमाग चलने लग जाए तो विध्वंस हो जाता है। नकुल ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी, क्योंकि उसके पापा कम शब्दों में बहुत कुछ कह गए थे। कंचन जी अपने बेटे और पति के सामने बहुत लज्जित महसूस कर रही थी और अंशु के लिए डर रही थी। तभी वे कुछ सोचकर अपनी जगह से उठी और बोली, कोई बात नहीं, जब जागो तभी सवेरा। और अपने कमरे में जाकर अपनी अलमारी से वही पेंडेंट सेट और एक सुंदर सी अंगूठी निकालकर रिया के पास पहुंचकर बोली, लो बेटा, अपनी ननद की शादी में तुम ये ना पहन पाई, पर अब अपनी बहन की शादी में ज़रूर पहनना, और कुछ चाहिए तो मुझसे ले लेना, आखिर तो सब कुछ तुम्हारा ही है। रिया अपनी सास के गले लगकर रो पड़ी और नकुल और प्रभाकर जी एक साथ बोल पड़े, नज़र ना लगे सास बहू की जोड़ी को। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको ऐसी ही बहुत सारी नई नई कहानियाँ सुनने को मिलती रहें। धन्यवाद।